अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल बना हुआ है जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉमन इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले ट्यूमर देखें, एक तो होते हैं प्राइमरी मैलिग्नेंट जो ग्लायोमास है, फिर बिनाइन होते हैं, दूसरी मेटास्टेसिस होती हैं। तो जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ग्लायोमास हैं उसमें आता है एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लिया। ठीक है, और इसकी 35% जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दूसरे होते हैं बिनाइन। बिनाइन में याद रखें, एक होता है मेनिंजोमा, ठीक है, मेनिंजिस का है, दूसरा न्यूरोफाइब्रोमा जिसको हम श्वानोमा भी कहते हैं, और ये 15% जो है इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है। ज़्यादातर प्राइमरी जो है, ज़्यादातर मेटास्टेसिस है 50% मेटास्टेसिस होती है, जिसमें ब्रोंकस की मेटास्टेसिस आती है ब्रेन में, ब्रेस्ट वाली, स्टमक का कैंसर भी यहाँ आता है, प्रोस्टेट, थायराइड, किडनी का भी। ठीक है, तो ज़्यादा मेटास्टेसिस वाले हैं, फिर 35% प्राइमरी मैलिग्नेंट ग्लायोमास हैं, एंड देन 15% बिनाइन है। तो सबसे पहले प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की डिटेल है कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, ये न्यूरोग्लिया से ही ओरिजिनेट करते हैं, यूजुअली हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में। तो ये वर्चुअली कभी भी सीएनएस के बाहर मेटास्टेसाइज, याद रखिएगा, नहीं करेंगे। ये सिर्फ वहीं पर जो है ना स्प्रेड करेंगे, फैलेंगे, डायरेक्ट एक्सटेंशन के ज़रिए एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइटोमा कौन से ग्लिया से आएगा? हमारे एस्ट्रोसाइट्स से अराइज करेगा। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा किससे अराइज करेगा? ओलिगोडेंड्रोग्लाया से। ठीक हो गया। दूसरे हमने कहा बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन में मेनिंजोमा, न्यूरोफाइब्रोमा। मेनिंजोमा एरेक्नोइड मैटर से, मेनिंजीज की भी जो एरेक्नोइड मैटर है उससे अराइज करता है मेनिंजोमा। ठीक है, और न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो श्वान सेल्स से अराइज करेगा। तो अब क्लिनिकल फीचर्स देखें, डिपेंड करता है साइट क्या है और कितनी जल्दी वो बड़ा हो रहा है, रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या है ट्यूमर का, और जगह क्या है, तो उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम होंगे इन 3 कोएग्जिस्टिंग वेज। एक होता है बाय डायरेक्ट लोकल इफेक्ट ऑन द एडजेसेंट सेरेब्रल टिश्यू, आसपास वाला जो सेरेब्रल टिश्यू है उसमें डायरेक्ट लोकल इफेक्ट होगा, जो कि या तो वो सेरेब्रल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर उसकी वो इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन सफ़र करेगा फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन, प्रेशर, सेरेब्रल इडीमा। ठीक है, सेरेब्रल इडीमा हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से आसपास वाला जो टिश्यू है ना उसका फंक्शन इम्पेयर होगा, वो सफ़र करेगा या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हो गया एक डायरेक्ट लोकल इफेक्ट ट्यूमर का। दूसरा होता है सेकेंडरी इफेक्ट, जब ट्यूमर एक तो अपना डायरेक्ट लोकल इफेक्ट तो दे रहा है, दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और इंट्राक्रैनियल कंटेंट्स की शिफ्ट हो जाती है। और तीसरा ये या तो आइदर जनरलाइज्ड या पार्शियल सीजर्स जो है प्रोवोक करेगा। लोकल इफेक्ट्स क्या होते हैं ट्यूमर के, अब उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। मास लेजन क्या करवाएगी? प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ फंक्शन करवाएगी सराउंडिंग वाले ब्रेन टिश्यू का। ठीक है, तो उसमें फॉलोइंग अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक तो है लेफ़्ट फ्रंटल मेनिंजोमा। अगर किसी को लेफ़्ट फ्रंटल मेनिंजोमा हुआ है तो उससे वैग डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी की, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन यानी IQ फंक्शन इम्पेयर होगा सेवरल मंथ तक। स्पीच जो है वो अफेक्ट, स्पीच एरिया अफेक्ट होगा, तो उसको एक्सप्रेसिव एफेजिया डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि जो ब्रोकास एरिया होता है वो फ्रंटल पे होता है, तो उसको ब्रोकास तो बोलने में हेल्प करता है, जबकि वर्निकीज जो है टेम्पोरल पर होता है। तो फ्रंटल में ब्रोकास है वो अफेक्ट होगा, तो उसको एक्सप्रेसिव एफेजिया डेवलप होगा। ठीक है, जो जो फंक्शन है ना उस लोब के, तो वो अफेक्ट होंगे। ये लोकल इफेक्ट है। इसी तरह अगर राइट पेराइटल वाली जगह पे ग्लायोमा हुआ है तो वो इन्वॉल्व करेगा राइट पेराइटल ग्लायोमा, जो फाइबर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क रेडिएशन को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो उससे होमोनिमस फील्ड डिफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्व हुई है, होमोनिमस फील्ड डिफेक्ट, कॉर्टिकल सेंसरी लॉस होगा, हेमीपेरेसिस और पार्शियल सीजर्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमा, अगर लेफ़्ट 8th नर्व शीथ में अगर न्यूरोफाइब्रोमा हो जाता है, जिसको अकोस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, तो उससे प्रोग्रेसिव परसेप्टिव डेफनेस होगी, वर्टाइगो, नमनेस ऑफ द लेफ़्ट फेस, फेशियल वीकनेस और सेरिबेलर अटेक्सिया। ठीक है, तो न्यूरोफाइब्रोमा वाले के ही फीचर्स होंगे। तो ये सारे लोकल इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा हमने कहा था ट्यूमर में होता है रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले इफेक्ट, तो क्योंकि ट्यूमर मास है, मास की वजह से ये फीचर्स होंगे, रिएक्टिव सेरेब्रल एडिमा की वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF पाथवे। देन आते हैं फीचर्स ऑफ द रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हेडेक जो है मोस्ट सीवियर होता है मॉर्निंग में,
फेल्ट डिफ्यूजली ओवर द क्रेनियम, जो पूरे क्रेनियम पे जो है इसमें ट्यूमर में हेडेक महसूस होता है, ठीक है, मॉर्निंग में ज़्यादा सीवियर होता है। तो ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का सिम्टम है और ये एक्टिविटी से एग्रेवेट होता है, जैसे कफिंग, बेंडिंग, स्ट्रेनिंग, और फर्दर अगर इंक्रीज़ हो इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो ये हेडेक इंक्रीज़ होगा। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो ना नियर बाय आर्टरीज, वीनस साइनसेस, मेनिंजीज जो है ना उनकी डिस्टोर्शन हो रही है या उन पर ट्रैक्शन पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ये हेडेक हो रहा है और ये हमारे पेन सेंसिटिव होते हैं इसलिए। दूसरा, वॉमिटिंग होती है, सडन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, याद रखिएगा, नोज़िया से प्रीसीड नहीं होगी, पहले नोज़िया नहीं होगा, सडन होगी, प्रोजेक्टाइल होगी। तीसरा, विजुअल डिस्टर्बेंस, ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस के एपिसोड होंगे बोथ आइज़ में जो कुछ सेकंड्स तक होंगे। चौथा, कॉन्शियस लेवल इम्पेयर होगा, लिस्टलेसनेस और ड्राउजीनेस से लेके कोमा भी हो सकता है। और पांचवा, पेपिल एडिमा भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर का सिम्टम है, जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी स्वेलिंग मिलेगी और ये इंपॉर्टेंट साइन है कि भाई पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है अगर आपको। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ द इंट्राक्रैनियल कंटेंट शिफ्ट ड्यू टू द रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बढ़ा हुआ है ना इंट्राक्रैनियल, तो उसकी वजह से जो इंट्राक्रैनियल जो कंटेंट है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो उसके क्या फीचर होंगे शिफ्टिंग के? ब्रेन स्टेम जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द मिड लाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन स्टेम डिस्टॉर्ट होगा, तो उससे पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर हो जाएगी। नंबर 2, क्योंकि मेडुला की कंप्रेशन हो रही है बाय द हर्निएशन ऑफ द सेरिबेलर टॉन्सिल्स थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ठीक है, जिसको हम कोनिंग कहते हैं, जो हर्निएट कर जाता है, तो उसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ब्रेडिकार्डिया, डेसिब्रेड पोस्चरिंग एंड डेथ हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, फॉल्स लोकलाइजिंग साइंस, जो कि फॉल्स होते हैं ओनली बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू द साइट ऑफ मास, जिस जगह पे मास है उसको डायरेक्टली पॉइंट नहीं करते, तो इसलिए हम इनको फॉल्स लोकलाइजिंग साइन कहते हैं। तो ऐसे फॉल्स लोकलाइजिंग साइंस की एग्जांपल्स क्या हैं? सिक्स्थ नर्व पाल्सी, देखिए पहले जो है ऑन द साइड ऑफ द मास, फिर बाद में ये बायलेटरली हो जाएगा, जैसा कि जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही है एक्सपेंडिंग ट्यूमर की वजह से, तो उसकी वजह से फिर बाद में दोनों साइड पे बायलेटरली हो जाएगा, सिक्स्थ नर्व पाल्सी। दूसरा इसकी फॉल्स लोकलाइजिंग साइन है थर्ड नर्व पाल्सी, क्योंकि देखिए जैसा कि अनकस ऑफ द टेम्पोरल लोब हर्निएट कर रहा है तो उससे नर्व कंप्रेशन होगी, तो थर्ड नर्व पाल्सी। हेमीपेरेसिस ऑफ द सेम साइड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रालेटरल सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है, दूसरी साइड का सेरिब्रल पेडंकल जो है ना उसकी कंप्रेशन हो रही है, तो उस सेम साइड पे जो है हेमीपेरेसिस होगी। इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉल्स लोकलाइजिंग साइन, ठीक है, सेरिब्रल पेडंकल तो अपोजिट साइड का हो रहा है कंप्रेस, लेकिन हेमीपेरेसिस उस सेम साइड पे हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है फॉल्स लोकलाइजिंग साइन को समझने के लिए, क्योंकि क्लिनिशियन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हेमीपेरेसिस जो है ना बॉडी की होगी ऑपोजिट टू द ट्यूमर साइड, जिस साइड पे ट्यूमर है उसके ऑपोजिट होनी चाहिए कॉन्ट्रालेटरली, जबकि इसमें जो हेमीपेरेसिस है सेम साइड पर हो रही है, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड का ब्रेन है ना वो ब्रेन कंप्रेस हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल थी फॉल्स लोकलाइजिंग साइन की। अब ये लास्ट में एक टेबल बना हुआ है जिसमें फॉल्स लोकलाइजिंग साइंस ऑफ अ मास लेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें प्यूपिलरी डायलेशन एक है एग्जांपल, इप्सिलेटरल टू द लेशन, जिस साइड पे लेशन है उसी साइड का ही प्यूपिल डायलेट हो गया है, तो ये फॉल्स लोकलाइजिंग साइन है। सिक्स क्रेनियल नर्व की लेशन यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल। हेमीपेरेसिस भी उसी साइड पे हो रही है जिस साइड पे लेशन है, होनी कॉन्ट्रालेटरल चाहिए थी लेकिन उसी साइड पे क्यों हो रही है? क्योंकि उस साइड का जो ब्रेन है वो कंप्रेस हो रहा है, मतलब जो कंप्रेशन है ब्रेन की वो अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन पे कंप्रेशन हो रही है, तो उस वजह से जो है उस अपोजिट साइड के ब्रेन कंप्रेशन की वजह से जो है सेम साइड पे जो है ना हेमीपेरेसिस होगी। एंड बायलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रेस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है सीजर्स। इन्फिल्ट्रेशन जो है ना ट्यूमर का सेल जो है, ट्यूमर सेल्स वो एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो ऑफन इन्वोक करवाएंगे एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स इन द नेबरिंग न्यूरॉन्स में, और उसके नतीजे में पार्शियल या जनरलाइज सीजर्स होंगे पेशेंट को, ठीक है, वो सेल्स ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया कॉर्टेक्स को, उस वजह से एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, सीजर्स हो रहे हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं जनरलाइज भी हो सकते हैं। तो पार्शियल सीजर एडल्ट लाइफ में ऑलवेज सजेस्ट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, एडल्ट लाइफ में अगर पार्शियल सीजर हो रहे हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर को ही सजेस्ट करते हैं। तो सीजर्स में आपने जो इन्वेस्टिगेशंस करवानी है उसमें सेरिब्रल ट्यूमर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम किसी भी पेशेंट में कंसीडर करते हैं जब वो प्रेजेंट करे विथ या तो उसको रीसेंट ऑनसेट ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हुआ है, अभी नया न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, या साइंस एंड सिम्टम्स हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के, तो हम उसमें जो है सेरिब्रल ट्यूमर के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं,
ठीक है। तीसरा, हम जो ट्यूमर पढ़ रहे हैं ना, तो ट्यूमर में जो इन्वेस्टिगेशन हम तब करवाएंगे जब डेवलपमेंट हो रही है बच्चे को 18 साल की उम्र के बाद उसको सीरियस अगर हो रहे हैं तो उसमें भी हमने ब्रेन ट्यूमर को रूल आउट करना है। इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे ब्रेन ट्यूमर की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सेरेब्रल ट्यूमर के लिए इन्वेस्टिगेशन कब करवाई जाएंगी। एक तो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल जो है डिसफंक्शन हुआ है अभी रिसेंट ऑनसेट का, साइंस एंड सिम्टम इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के मिल रहे हैं, या 18 साल के बाद बच्चे को किसी को सीजर्स हो रहे हैं तो हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो सबसे पहले सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन जो है कंट्रास्ट के साथ जो है वो साइड को और साइज़ ऑफ द ट्यूमर को क्या करेगा, लोकलाइज करेगा, ठीक है। बताएगा कि कहाँ पर है साइट और उसका साइज़। आल्दो इट प्रोवाइड सम क्लू अबाउट द नेचर ऑफ द ट्यूमर, लेकिन येट जो सेरिब्रल एब्सेस है, इन्फाक्शन, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये भी हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होने चाहिए, ठीक है। दूसरी एमआरआई है। एमआरआई पार्टिकुलर वैल्यू रखती है ट्यूमर्स ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के लिए। ये मैंने आपको इस यूनिट की इन्वेस्टिगेशन में भी समझाया था कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और जो ब्रेन स्टेम के ट्यूमर्स होते हैं उनमें एमआरआई ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये जो एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पे सीटी स्कैन रिलेटिवली पुअर रेजोल्यूशन शो करता है, तो इसीलिए इन एरियाज़ में ब्रेन स्टेम और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एमआरआई हेल्पफुल है। प्लेन एक्सरे स्कल का, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी लिटिल स्क्रीनिंग वैल्यू है, सिवाय अगर वॉल्ट में लेजन है, वॉल्ट का, खोपड़ी का, तो उसके लिए जो है एक्सरे ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द चेंजेस इन द डॉर्सम सेला एंड क्लिनोइड प्रोसेस इन द पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है। डॉर्सम सेला और जो क्लिनोइड प्रोसेस होते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट का हम करवाते हैं ताकि हम प्राइमरी ट्यूमर को या मेटास्टेसिस को देखें। क्या पता वो जो ब्रेन में आया है वो सेकेंडरी मेटास्टेसिस हुई है, प्राइमरी ट्यूमर तो लंग्स में है, तो इसलिए हम चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं। बायोप्सी लास्ट है। बायोप्सी हम बर्र होल के थ्रू या क्रेनियोटोमी के थ्रू जो है करते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ हेमिस्फेरिक मैलिग्नेंसी के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स की मैनेजमेंट जो है मेडिकल तो ओनली सपोर्टिव ही होती है। सेरेब्रल एडिमा जो हो गया है ट्यूमर के अराउंड और जो पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो उसके लिए हम स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन 8 मिलीग्राम 12 आवर्ली ओरली देंगे या इंजेक्टेबल, और दूसरा प्रेशर के लिए हम मैनिटोल देंगे 20% 200 ml ओवर 60 to 90 मिनट्स, ठीक है। तो ये सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट ही क्यूरेटिव है, ठीक है। कुछ ट्यूमर्स को हमने ब्रेन से रिमूव करना होता है, निकालना होता है ब्रेन को डैमेज किए बगैर, लेकिन कुछ टेक्निकली डिफ़िकल्ट होते हैं रिमूव करना। और जो ग्लायोमाज हैं उनको तो रेयरली ही एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें ट्यूमर के फैलने का रिस्क होता है ग्लायोमाज में। मेनिंजोमाज और अकॉस्टिक न्यूरोमाज को हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं बिना मेजर डैमेज के टू द सराउंडिंग ब्रेन स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी का एडिनोमा जो है वो हम ट्रांस स्फीनोइडल रूट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी आ जाता है मैनेजमेंट में। रेडियोथेरेपी हम याद रखिएगा ग्लायोमास के लिए करते हैं, और रेडियो सेंसिटिव मेटास्टेसिस हो जाए जैसे एपेंडाइमोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, ताकि इनके लिए हम रेडियो सेंसिटिव जो ट्यूमर्स हैं इनके लिए हम रेडियोथेरेपी करेंगे ताकि रिकरेंस से प्रिवेंट किया जा सके आफ्टर द पिट्यूटरी एडिनोमा आफ्टर सर्जरी, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा की सर्जरी के बाद उसकी भी रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी की इतनी वैल्यू नहीं है, लिटिल वैल्यू है इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। देन आता है प्रोग्नोसिस। तो बिनाइन जो ट्यूमर्स हैं उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, उनकी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं तो उनमें 2 ईयर सर्वाइवल इज़ लेस दैन 50%, ठीक है। रेडियोथेरेपी की तो फिर भी है इंपॉर्टेंस, कीमो की लिटिल वैल्यू है प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर में। लास्ट प्रोग्नोसिस है। तो बिनाइन ट्यूमर्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छी प्रोग्नोसिस है, गुड प्रोग्नोसिस, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में 2 साल का सर्वाइवल जो है वो लेस दैन 50% होता है, ठीक है। 50% से भी कम चांसेस है कि वो 2 साल ज़िंदा रहेगा मैलिग्नेंट में।